Hello student, welcome you all. In previous classes we have already discussed about Gauss theorem. We have stated it and proved it and solved some numerical based on it. Today in this class we will discuss about applications of Gauss theorem, how Gauss theorem is applied to find electric field ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे हम अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसे फाइंड करते हैं। तो कुछ जो है एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है वो लिखी हुई हैं, जैसे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना यूजिंग गॉस थ्योरम, किसी एक सिंगल थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और ऐसी दो थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, भले ही वो प्लेट सेम टाइप के चार्ज हो उन पे या फिर अपोजिट टाइप का चार्ज हो। उनकी चार्ज डेंसिटी सेम भी हो सकती है या फिर अलग अलग भी हो सकती है। तो ये डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अंदर से खाली हो, आउटर कवरिंग हो अगर केवल उसकी, तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो जैसे ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेयर है, अगर ये अंदर से खाली है ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सेल। तो इस स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में फाइंड करनी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, अंदर से खाली होती है, बस एक आउटर कवरिंग होती है, प्लास्टिक की एक लेयर होती है, अंदर एयर होती है। तो ऐसे ही एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ यूनिफॉर्म है। तो हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ किया और चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। चार्ज का जो टोटल अमाउंट है वो हमने एज्यूम कर लिया कि Q है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया कि सिग्मा है। इस स्फेयर की जो रेडियस है इसको हमने एज्यूम कर लिया कि R है, और इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल r से हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज स्मॉल r से हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखेंगे। सो वी कंसीडर दैट देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल of radius r having charge q and surface charge density sigma. Now we have to find out electric field due to this spherical cell. इस spherical cell की वजह से हमें electric field की वैल्यू find out करनी है। We can find out electric field due to thin spherical cell at a point outside the spherical cell, at surface and inside the spherical cell. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं हम। फर्स्ट, सरफेस से बाहर, सेकंड पॉइंट सरफेस से के ठीक ऊपर, और तीसरा पॉइंट सरफेस के अंदर। इन 3 डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और इन तीनों डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। We will find electric field with the help of Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गॉस थ्योरम अगर हमें कहीं भी अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इमेजिनरी होता है गॉसियन सरफेस, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ सिमेट्रिकल होता है। तो अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर के चारों तरफ सिमेट्रिक वे में अगर हम ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस, तो वो भी स्फेयर ही होगा।
तो इस स्फीयर के फॉर्म में यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारा पॉइंट P है और यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर से r डिस्टेंस पे है। स्फीयर के सेंटर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट O से, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे है स्फीयर के सेंटर से। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पता है हमें कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, बिकॉज गॉस लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, और गॉस लॉ की हेल्प से यहाँ पे हम फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे सिमेट्रिक वे में एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर देंगे। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जहाँ फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जिसका एरिया वेक्टर है ds। एरिया वेक्टर हमेशा ही क्लोज सरफेस के लिए बाहर की तरफ होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर, यह हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऐसे पॉजिटिव अगर है तो बाहर की तरफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना पास होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, फिर गॉस थ्योरम से उसको इक्वेट करा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक ऐसा ही हम सेकेंड पॉइंट सरफेस वाले पॉइंट के लिए करेंगे और ठीक ऐसा ही इस इनसाइड वाले पॉइंट के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। हमने अभी समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्फेरिकल सेल की वजह से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस है r, जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और चार्ज है q। इसके सेंटर से स्फेरिकल, ये जो हमने स्फेरिकल सेल कंसीडर किया हुआ है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम नाम दे रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस पे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ सिमेट्रिक होता है, तो ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस यूजुअली हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं क्योंकि वो मेन डायग्राम का पार्ट नहीं है। गॉसियन सरफेस एक्चुअल में हर बार चेंज हो जाएगा। जैसे सेकेंड सरफेस हमारा यहाँ सरफेस पे होगा तो उसके लिए यहाँ पे सर्किल बनाएंगे, अंदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो यहाँ पे सर्किल बनाएंगे, इसलिए हम यूजुअली उसको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, जिसको कवर करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे बाहर की तरफ शो कर दिया हमने। चार्ज ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगा, दूर होगा चार्ज से, ये भी हमने बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यूज करेंगे हम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स लिखते हैं हम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से हमने कंपेयर करा दिया, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबकी वैल्यू पुट करा दे रहे हैं। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ई एंड डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यू इन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो कितना कंसीडर कर रखा है हमने चार्ज Q, तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटीग्रल डी एस कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होगी। छोटा सा जो एरिया एलिमेंट लिया है उसका एरिया है डी एस, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा जो इंटीग्रेट होके आएगा, तो पूरे स्फीयर का एरिया बन जाएगा, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा पूरे क्लोज सरफेस का एरिया। तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई
आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4πr² को इस साइड ला रहे हैं, राइट हैंड साइड, तो ई इक्वल्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/4πr²। इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स 4π को एप्सिलॉन नॉट के साथ कंबाइन करके लिख दिया, 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो ये ई की वैल्यू होगी। सेम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्फेरिकल सेल है, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो उसके सेंटर से काफ़ी दूर है सरफेस से, उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है। तभी ई इक्वल्स 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² रिजल्ट आया है, जो कि बिल्कुल उतना ही है जितना कि एक पॉइंट चार्ज का होता है। इट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसी रिजल्ट को हम सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे हम इस रिजल्ट को? हमें पता है कि सिग्मा जो है इक्वल होता है क्यू अपॉन ए के, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो क्यू अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल सेल पे है, और स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो है कैपिटल लेटर R। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर R यूज होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे है उसके एरिया से मतलब है, हमें गॉसियन सरफेस के एरिया से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर R यूज होगा, स्मॉल लेटर r नहीं यूज होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो Q इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4πr²। Q की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो E इक्वल्स हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है सिग्मा 4πr² अपॉन r²। जो टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं उनको कैंसिल करा दे रहे हैं हम। तो E इक्वल 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बचेगा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r² अपॉन r²। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। We have to find out electric field due to uniformly charged thin spherical cell. We consider that there is a spherical cell of radius r having charge q and surface charge density sigma. तो हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है r, जिस पे चार्ज है q और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 3 डिफरेंट रीजन में हम फाइंड कर सकते हैं, सरफेस से बाहर, सरफेस पे और सरफेस के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंसीडर कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, मतलब r मोर देन r, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r, ये बड़ा है कैपिटल R से, और कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो इस फर्स्ट कंडीशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कवर करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे।
इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसका एरिया वेक्टर है ds, बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है क्लोज बॉडी के लिए। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे होगा, अवे फ्रॉम सेंटर या चार्ज से दूर, पॉजिटिव से दूर। डायग्राम हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब गॉस लॉ यूज करें। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस ज़ीरो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यू इन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो इस पर क्यू चार्ज है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यू इन की जगह लिख दिया क्यू। इंटीग्रल डी एस, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया है डी एस, तो पूरे के पूरे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा एक गॉसियन सरफेस बनेगा। और गॉसियन सरफेस हमारा सिमेट्रिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ, जो कि स्फेयर के फॉर्म में है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रल डी एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई इक्वल्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिया हमने तो ये हो गया ई इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू इस पे कांस्टेंट है, फिक्स है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर इसी रिजल्ट को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म लिखना चाहते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। ए मतलब वो एरिया जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है केवल और केवल स्फेरिकल सेल पे, तो स्फेरिकल सेल का रेडियस लिया जाएगा न कि गॉसियन सरफेस का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिखा जाएगा, स्मॉल आर नहीं। यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा में, तो क्यू की वैल्यू ये आ गई क्यू इक्वल सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ भी हमें पता चला कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो है आर स्क्वायर के। नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट लाई ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो स्फेरिकल सेल हमने ड्रॉ कर लिया जिस पे चार्ज है क्यू, जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और जिसकी रेडियस है आर। ये जो स्फेरिकल सेल लेते हैं हम जिसकी रेडियस आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अंदर वाले लेयर से ड्रॉ करें या बाहर वाले लेयर से ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो थिकनेस है सेल की वो वेरी स्मॉल होती है, तो इसलिए वो दोनों से थिकनेस जो होगी वो सेम होगी, तो कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसे नहीं कि अंदर के लिए अलग रेडियस है बाहर के लिए अलग रेडियस है। अगर इस थिकनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो वो तो फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अंदर की रेडियस अलग है बाहर की रेडियस अलग है, तो वैसे केस में फिर अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वो जिस भी कंडीशन के लिए बोला हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सेल ड्रॉ करने के लिए हमेशा ही ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं जो दो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो अब जो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो लाई कर रहा है जस्ट सरफेस पे। अब जस्ट सरफेस तो ये है, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि चार्ज तो थोड़ा ऊपर हमने शो किया हुआ है, तो इस चार्ज को जस्ट टच करता हुआ जितना क्लोज पॉसिबल हो इस स्फेरिकल सेल के उतना क्लोज पॉसिबल हम एक गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ करते रहें अपने सेकेंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कवर करते हुए, जो कि यहाँ सरफेस पे लाई कर रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया हमने। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बाहर की तरफ होता है, तो एरिया वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया ds। और चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने E।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस सेकंड पॉइंट पे, तो ठीक वैसे ही फाइंड करेंगे जो ऊपर वाले केस में हमने किया था यूजिंग गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम गॉस थ्योरम phi equals close integral E dot ds equals q in upon epsilon naught। E की वैल्यू में फाइंड करनी है, क्लोज इंटीग्रल ds, E एंड ds बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा cos 0, और q इन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है तो कितना कंसीडर कर रखा है हमने q, तो हो जाएगा q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे जो स्मॉल r है और ये जो कैपिटल R है ये ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा सरफेस पे ही लाइक कर रहा है। बताया था अभी कि ये जो गॉसियन सरफेस है सरफेस से एकदम जस्ट टच करता हुआ ही बनाते हैं, लेकिन एकदम टच करके अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो डायग्राम क्लियरली विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। बट यहाँ पे r इक्वल्स जो है r है, और यहाँ कंडीशन में भी लिखा है r इक्वल्स r, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल के इक्वल होगा गॉसियन सरफेस की रेडियस। तो E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। अब E की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अगर इसी रिजल्ट को हम सिग्मा के टर्म में लिखें तो सिग्मा का फॉर्मूला लिखते हैं हम q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट इट्स सरफेस। अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आए एक ही साथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें आउटसाइड द स्फेरिकल सेल और एट सरफेस ऑफ द सेल, तो ये सेकेंड पार्ट ऐसे पूरा हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे ये जो हमने पहले फार्मूला डिराइव किया है, जैसे E इक्वल्स लिखा है हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, सेम यही फार्मूला यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे शुरुआत में, और फिर लिख देंगे एट सरफेस ऑफ द सेल r इक्वल्स r और वैल्यू पुट करा देंगे, तो बस इतने से ही डिराइव हो जाएगा। जैसे हम केवल ये कर सकते हैं कि E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये पिछला रिजल्ट है हमारा। अब लिखेंगे यहाँ पे कि एट सरफेस ऑफ द सेल r इक्वल्स r, सो E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे डिराइव कर लेंगे, केवल इतने ही स्टेप में डिराइव कर लेंगे, तब भी फुल मार्क्स मिल लेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे डिराइव करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। ऐसे में डिराइव करना तब ज़रूरी होगा जब क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट ना पूछा हो, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल ये वाला पार्ट ना पूछा हो, केवल सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है, तो फिर ऐसे डिराइव करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो ये था सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
Now we will discuss third part of the derivation, that is we have to find out electric field intensity due to uniformly charged spherical cell having radius r, charge q and surface charge density sigma inside the spherical cell. तीसरा जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, इस बार ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर है, जो सेंटर ऑफ द स्फेयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है. आर लेस देन आर है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है हमें डायग्राम में कि ये रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल है, जबकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है. तो ये आर बड़ा है और ये आर छोटा है. तो इनसाइड स्फेरिकल सेल, क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा हो इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और उसकी जगह केवल ये लिखा हो कि आर लेस देन आर, और क्वेश्चन में ये डिफाइंड है कि स्मॉल आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाइल कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, तो केवल इतना ही लिखा रहेगा, तब भी इसका यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हमें फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने अभी तक किया पिछले दोनों केस में, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे. ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कवर करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे. इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, वो हमने ड्रॉ कर दिया. अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा, अब ये देखते हैं. गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉस लॉ वैसे केवल यही है, फाई इक्वल्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट अगर हम फ्लक्स अलग अलग फाइंड करें, एक बार हम ये फॉर्मूला यूज करें, एक बार हम ये फॉर्मूला यूज करें, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेरिवेशन में 2-4 लाइन और बढ़ जाएंगे. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा लिखने के लिए हमने इन दोनों को एक ही साथ ले लिया है. तो इसको सॉल्व करना है हमें. क्यू इन की वैल्यू सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन क्यू इन इनसाइड चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है. जबकि चार्ज हमें दिख रहा है कि बाहर की तरफ है, अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज तो आ ही नहीं सकता. चार्ज केवल और केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्यू इन की वैल्यू 0 है. तो ये हमारा टर्म हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू आ गई 0. और जब ये 0 हो गया तो ई की वैल्यू हो गई 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो है ये 0 हो गया. इफ़ यू वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल आर एंड ई. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट. आर लेस देन आर, आर इक्वल्स आर एंड आर मोर देन आर. 3 डिफरेंट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसका ग्राफ प्लॉट करना. तो इनसाइड सेल में हमने ये देखा, ये वाला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 0 आ गई है. लेकिन सरफेस पे हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, तो आर लेस देन आर के लिए, मतलब आर इक्वल्स आर से पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे इस पूरे रीजन में. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मार्क कर देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है. आर मोर देन आर, सेल से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला लिखा था हमने, तो उससे हमें रिजल्ट मिला था ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे. इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ ऐसा होता है.
ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, वो है E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, या फिर हम इसको सिग्मा के टर्म में σ/ε0 पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया सरफेस पे, R इक्वल्स R पे। सरफेस से बाहर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब आर की वैल्यू अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो ई की वैल्यू जो होगी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। बट इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये स्फेरिकल सेल जो हमने लिया था यूनिफॉर्मली चार्ज था, जो कि मेटेलिक था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इनसाइड है वो 0 है। बाहर कितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ई की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डिवाइस को सेफ रखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोजर से बचाना चाहते हैं, तो अगर हमने उसे मेटल के कैबिनेट से बंद कर दिया, ये डिवाइस है हमारा, इसको हम सेफ रखना चाहते हैं, इसको हमने मेटल के कैबिनेट से बंद कर दिया, बाहर कितना भी चार्ज है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें किसी रीजन को, किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बना देते हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम 0 कर देते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जब हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, तो हमने देखा था कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, भले ही सेल के सरफेस पे चाहे कितने भी अमाउंट का चार्ज प्रेजेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्फेरिकल सेल का मतलब ये सिमिलर है मेटेलिक कैविटी के, जैसे कोई मेटेलिक ब्लॉक हो और उसके अंदर खाली जगह हो, उस मेटल पे कितने भी अमाउंट का हम चार्ज दे दें या बाहर कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, बट उस कैविटी के अंदर, सेल के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फैराडे केज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे ही वर्क करता है। इसको बनाया था माइकल फैराडे ने 1836 में। सिंपली एक मेटेलिक कैबिनेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है हमेशा ही, बाहर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे कितना भी वीक फील्ड हो, या चार्ज का मैग्नीट्यूड सरफेस पे कितना भी हो, इट डजेंट मैटर, बट ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक केज विल बी 0। जो शील्डिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शील्डिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, या फिर ये बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है कैविटी के अंदर, बट मैग्नेटिक शील्डिंग नहीं होती। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली चमक रही है, तो आप कार में बैठना ज़्यादा सेफ होगा या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाना या फिर ओपन ग्राउंड में। तो इसका आंसर होगा कि कार में बैठना ज़्यादा सेफ है, बिकॉज कार की जो बॉडी है मेटल की बनी होती है, और जब कहीं भी थंडरिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ओपन स्पेस में। एयर ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म कंडक्टिंग हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल बहुत हाई होता है, करीब 3 × 10⁶ वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल होता है, और इतने पोटेंशियल पे एयर कंडक्टिंग होती है और चार्ज जो है फ्लो करने लगता है। तो एयर में चार्ज प्रेजेंट होता है उस रीजन में जहाँ पे कि थंडर स्टॉर्म हो रहा हो। तो ऐसे किसी
रीजन में, ऐसे किसी स्पेस में अगर कोई पर्सन फंस गया है तो उसको कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, कार से बाहर नहीं आना चाहिए। बिकॉज बाहर की तरफ, कार से बाहर एटमॉस्फेयर में कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार जो मेटल की बनी हुई है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, और इसकी वजह से कार के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज, चाहे फील्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट कार की बॉडी को टच ना करे। नेक्स्ट एग्जांपल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल सबने देखा होगा, जो डिश वायर होता है वही कोएक्सियल केबल है। तो डिश वायर का स्ट्रक्चर यहाँ इस डायग्राम में बना हुआ है। एक सबसे अंदर एक कॉपर वायर होता है डिश वायर के अंदर, जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, प्लास्टिक की एक लेयर होती है, और उसके बाद एक कंडक्टर की कवरिंग होती है, और फिर प्लास्टिक से वो कवर्ड होता है। तो कंडक्टर की जो कवरिंग है ये क्यों लगाई हुई है? सबसे अंदर वाले वायर से सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। बाहर कई बार हमने देखा है कि डिश वायर जो है ऐसे ही सिंपली किसी बिजली वाले खंभे से डिश वायर पास होता रहता है। थंडरिंग हुई या किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अंदर इनर वाला वायर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहा है उसके सिग्नल के ट्रांसमिशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो टीवी का जो सिग्नल है वो बेकार आने लगेगा, ख़राब आने लगेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जिस वायर से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है उसको हम एक मेटालिक कवरिंग से कवर कर देते हैं, एक कंडक्टर से कवर कर देते हैं, जिससे कि बाहर वायर के बाहर कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सपोजर नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो सिग्नल बिना किसी डिस्टॉर्शन के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, कई बार हमने देखा है कि सेलफोन या रेडियो जो है लिफ्ट के अंदर काम नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिग्नल रेडियो या टीवी के लिए यूज करते हैं उस सिग्नल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमने पढ़ा कि मेटेलिक कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पार नहीं कर सकता लिफ्ट की वॉल को, जो कि मेटल से बनी हुई है। इसी वजह से लिफ्ट के अंदर प्रॉपर सिग्नल नहीं आते। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। Numerical problem number 20. A sphere S1 of radius R1 encloses a net charge Q. If there is another concentric sphere of radius R2 where R2 is more than R1 enclosing charge 2Q. First part, find the ratio of the electric flux through the sphere S1 and S2. Second part of the question, how will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air? तो न्यूमेरिकल नंबर 20 इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं S1 और S2 और इनकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है R1 और R2, जहाँ पे R2 बड़ा है R1 से। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो इनर स्फीयर है इस पे चार्ज है Q और जो आउटर है इस पे चार्ज है 2Q। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा इन दोनों स्फीयर के लिए। तो ठीक है, इसे हम फाइंड करते हैं। पहले स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको रिप्रेजेंट करें हम φ1 से, और दूसरे स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम φ2 से। ये है फॉर S1 और ये है फॉर S2। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं φ इक्वल्स Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले स्फीयर की हम बात कर रहे हैं।
इस वाले स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना है ये पता करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हम देखेंगे कि केवल क्यू चार्ज है। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए केवल और केवल है यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम सेकेंड स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जब ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया तो ये देखा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 2q प्लस क्यू। ये बात ध्यान रखना हमें कि गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज होता है, ये है फाई इक्वल्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात से मतलब नहीं है कि और कितने स्फीयर हैं इसके अंदर, 10 स्फीयर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट टोटल चार्ज यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2q प्लस क्यू। इस S2 स्फीयर के लिए, इस वाले के लिए यही चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का रेशियो लेना है तो रेशियो ले लेते हैं, 5:1 रेशियो 5:2 इक्वल्स 5:1 की वैल्यू है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5:2 की वैल्यू है 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल आउट करा दिया, q से q कैंसिल हो गया, 1/3। तो 5:1 अपॉन 5:2 इन दोनों का रेशियो आएगा 1:3। तो ये आंसर। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। तो इनिशियली फ्लक्स जो है, इनिशियली 5:1 ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखा हमने। अब कह रहा है कुछ चेंज हो गया है, इसके अंदर जो है मीडियम हमने चेंज कर दिया, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो ये इनर वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस है r1, S1 स्फीयर है, और इस पर चार्ज कितना था q। अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब मीडियम चेंज होता है केवल, तो इनमें से ये एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से फाई चेंज हो जाएगा। चार्ज पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फाइनली 5:1 डैश रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं इसे, इक्वल्स हो जाएगा q अपॉन, और एप्सिलॉन नॉट नहीं रह जाएगा, किसी और मीडियम के लिए हम केवल और केवल एप्सिलॉन टर्म यूज करते हैं, तो ये एप्सिलॉन रह जाएगा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू k के टर्म में कितनी होती है, तो हम k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी k एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5:1 डैश इक्वल्स हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स q अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो ये आई है k इंटू एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख रहे हैं हम 5:1, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे q और एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5:1, और अपॉन है यहाँ पे 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल फ्लक्स है वो इनिशियल वैल्यू का 1/5 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे हम आंसर तब भी सही है, ऐसे लिख देंगे तब भी आंसर सही है। तो यही था क्वेश्चन में।